ड्रेनेज पैटर्न है ना। तो एक तो अपवाह प्रतिरूप, क्या समझना हमें, अपवाह प्रतिरूप। पिछली क्लास में हम लोगों ने समझा था काफ़ी टर्म्स को, और आज के कुछ टर्म हैं, इनको समझ लें। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न, ठीक, ये बात आपको याद रखनी। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आखिर ये ड्रेनेज पैटर्न कैसे होते हैं। तो एक बात, नदियाँ जो बहती हैं, तो कुछ नदियाँ हैं जो ढाल के अनुरूप बहती हैं, और कुछ नदियाँ हैं जो ढाल के अनुरूप नहीं बहती। वो उन्होंने उस पर संघर्ष किया है उस क्षेत्र में, और उसके अपने अनुकूल उन्होंने प्रवाह स्थल बनाया है। तो उस आधार पर नदियों को क्या कहते हैं, तो जो ढाल के अनुरूप बहती हैं उन्हें पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। ठीक, यानी कि हम अगर लिखें पूर्ववर्ती नदी, ठीक, मतलब इनको लिखोगे आप इनकॉन्सिक्वेंट रिवर। कॉन्सिक्वेंट रिवर, ठीक, इनकॉन्सिक्वेंट रिवर, ठीक, पूर्ववर्ती नदियां। तो ये ऐसी नदियां हैं जो ढाल का अनुसरण नहीं करती, मतलब कि ढाल के विपरीत प्रवाहित होती हैं, ढाल के विपरीत। अब ऐसा नहीं है कि ये मानो कि ये ऊंचा स्थान है तो ऐसे नदी चढ़ेगी, नहीं। ये नदियां क्या करें कि किसी स्थान पर मान लो कि यहाँ से ये नदी पहले प्रवाहित हो रही है, ठीक, लेकिन किन्हीं कारणवश इस क्षेत्र में एक पर्वतीय संरचना बन गई। यह जो ढाल इसका अवरुद्ध करी है, लेकिन इस रिवर ने इस अवरुद्ध को भी काट दिया। इस अवरुद्ध को भी क्या करी है, काट दी। तो इस स्थान पर एक क्या बन जाएंगे, गॉर्ज बन जाएंगे, हाँ, ठीक, गहरे प्रकार के। तो याद रखना कि जो नदियां पहले से प्रवाहित हो रही हैं, लेकिन उनके स्थान पर अगर किन्हीं कारणवश कोई संरचना बनी, तो भी उस संरचना को वो काट के आगे की तरफ प्रवाहित हुई हैं, उन्हीं को कहते हैं हम पूर्ववर्ती नदियां, ठीक। मतलब कि उन्होंने अपने मार्ग में जो आए अवरुद्ध हैं उनको भी वो हटा दी हैं। तो एक्चुअल में उन्होंने भी ढाल ही बनाया है, पर वो पावरफुल थी और उसको काट के वही निकल गई, ठीक। तो वो क्या कहती हैं, पूर्ववर्ती नदियां। मतलब उनके मार्ग में किसी भी प्रकार का कोई अवरुद्ध आ जाए वो रुकने वाली नहीं है। तो इनके अगर आप एग्जाम्पल देखें कि कौन कौन से ऐसे रिवर हैं, जैसे सिंधु रिवर, सतलज रिवर, ठीक, ऐसे ही ब्रह्मपुत्र रिवर इत्यादि, ठीक, और भी नदियां। तो आपने ये तो समझा कि पूर्ववर्ती नदियां ऐसी होती हैं, ठीक। अब बात करें, एक होती है अनुवर्ती नदी। अनुवर्ती नदियां, ये कौन सी नदियां हैं, इन्हें हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर। क्या है ये, कॉन्सिक्वेंट रिवर, ठीक। मतलब ये कि ये ढाल का अनुसरण करती हैं, ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की आपको नदियां मिलेंगी। तो ये जो ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं, अधिकतर आपको नदियां मिलेंगी जो प्रायद्वीपीय पठार पर नदियां पाई जाती हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि कौन सी हैं, तो गोदावरी, गोदावरी रिवर, ठीक, ऐसे ही कृष्णा रिवर, ऐसे ही कावेरी नदी
है ना, और लिख लेंगे। तो इस तरह अन्य नदियाँ हैं जो इसी तरह, जैसे कि ये क्षेत्र है और ये पता है कि ये क्षेत्र ज़्यादा उठा है और ये निम्न क्षेत्र है, तो इधर नदियाँ प्रवाहित होती। तो ये कैसी हो गई, ये कॉन्स्क्वेंट हो गई, ठीक। और हिमालय को काटते हुए भी जो नदियाँ निकली वो सब कैसी नदियाँ हैं, पूर्ववर्ती नदियाँ। तो नदियों के प्रवाह तो आप समझ लिए कि कौन कैसी नदियाँ हैं, ठीक। और एक शब्द और आप याद रखेंगे, और वो नदी है सब कॉन्स्क्वेंट रिवर, मतलब कि परवर्ती। कौन सी, परवर्ती नदियां, ठीक। इन्हें क्या बोलते हैं हम, सब कॉन्स्क्वेंट। लिखिए आप, सब्सिक्वेंट रिवर यानी कि परवर्ती नदियाँ, ठीक। ये नदियों को कहा जाता है किसी भी नदी की जो मुख्य सहायक नदियाँ होती हैं। कैसी, ये मुख्य सहायक नदियों को, ठीक, मुख्य सहायक नदियाँ, उन नदियों को ये कहा जाता है। जैसे कि आप यमुना, ठीक, यमुना में जैसे चंबल, ठीक। तो इस तरह की जो है तो आपको रिवर मिलेंगी। ये क्या है, ये पूरी मेन नदियां कहलाती हैं, ठीक। तो समझ आ रही बात, बेतवा, सोन एक्सेट्रा। तो इस तरह करके ये रिवर आपने समझा पहले मोटा मोटा किस तरह हैं ये नदियाँ। अब इनके हम प्रतिरूप देखें कि आखिर ये प्रवाह होती हैं तो कैसे प्रवाह होती। तो कुछ इम्पॉर्टेंट और प्रतिरूप है। तो पहला लिखेंगे आप डेंड्रियाटिक, ठीक, डेंड्रियाटिक प्रतिरूप। डेंड्रेटिक पैटर्न, ठीक है। इसमें इसका मतलब ये है कि इस नदी को, इसको अगर हिंदी में लिख लें आप पहले, वृक्षानुमा आकृति, वृक्षानुमा आकृति, ठीक। अब ये जो आकृति है वृक्षानुमा बनती, तो इसमें कैसे वृक्ष बनता है, जैसे मान लो, सॉरी, बनाते चलेंगे आप लोग। जैसे कि ये एक रिवर बनी, अब इसकी कुछ सहायक नदियां आके ऐसे मिलेंगी, ठीक। टहनियों की तरह इसमें और भी नदियां आके मिल रही हैं, है ना। ये देखिए, ये कुछ आपको वृक्ष की तरह आकृति दिखने लगी, ठीक। ये क्या है, इसी को हम बोलते हैं, यही है वृक्षानुमा आकृति। अब इस तरह की रिवर आपको जो मिलेगी, तो आपको जैसे कि गंगा नदी, ठीक, गंगा रिवर। अब इसमें आपको सभी नदियां मिल गई, जैसे कि ये मुख्य नदी है, ठीक, मेन रिवर हो गई है। इसकी ये सहायक नदियां हो गई, कौन सी, मुख्य सहायक।
इनकी ये सहायक हो गई, इनकी भी ये सहायक हो गई, या कुछ नदियाँ निकली वितरिका हो गई। तो इस तरह करके एक आकृति जो बनी, ये वृक्षानुमा आकृति बनी, इसी को बोलते हैं हम डेंड्रेटिक पैटर्न। ठीक, इस तरह नदियाँ प्रवाहित होती। कुछ नदियों के और पैटर्न, जैसे कि जालीनुमा प्रतिरूप, जिसे बोलते हैं ट्रेलिस पैटर्न। तो लिखें आप ट्रेलिस पैटर्न। ठीक, ये क्या है, इसे बोलते हैं जालीनुमा। क्या बोलते हैं? जालीनुमा प्रतिरूप। ठीक, जालीनुमा प्रतिरूप। इसमें यह है कि ऐसी नदियां जो आती हैं लेकिन समकोण पर मिलती हैं, उसे को हम जाली प्रतिरूप बोलते हैं। मतलब कि जो नदियां हैं वो कैसे मिलेंगी आके? समकोण पर, समकोण पर मिलती हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो संरचना होगी चट्टान की, तो कठोर और मुलायम होगी। ठीक, कठोर और मुलायम। तो जिस स्थान पर मुलायम होगी वहां वहां ये काटती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक, इनको काटती है। अब जैसे मानो कि एक ये रिवर प्रवाहित हो रही है। ठीक, इसमें से एक रिवर ऐसे आई और ये मिल गई, यहाँ से एक रिवर चल रही है, ये मिल गई। ठीक, ऐसे ही आ रही है रिवर, ये मिल गई। ठीक, तो ये क्या कर रही हैं? ये समकोण पर नदियां मिल रही हैं। तो ये समकोण पर नदियां मिल रही हैं, इसी को हम बोलते हैं जालीनुमा आकृति। ठीक है, ये समझ आ रहा है? इस तरह की नदियां आपको अधिकतम देखने को मिलेंगी छोटा नागपुर पठार में। कहाँ? छोटा नागपुर के पठारीय क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक, इस तरह की नदियां आपको देखने को मिलेंगी, और इसके साथ साथ कुछ हिमालयी क्षेत्र में भी मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसे आपको ये नदियां मिलेंगी। जैसे कि ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र का भी जो दायां तट है, उस तट पे भी कुछ नदियां ऐसे ही आके मिलती हैं, तो उन्हीं को हम जालीनुमा आकृति कहते हैं। कुछ रिवर हैं। और नेक्स्ट देखें, आर्य रिवर। ठीक, कौन सी? आर्य प्रतिरूप, जिसे रेडियल बोलते हैं। ठीक है, रेडियल पैटर्न। ठीक, रेडियल पैटर्न, आर्य प्रतिरूप। ठीक, इसे हिंदी में लिख लें। आर्य प्रतिरूप। ठीक, इनमें क्या होता है कि कोई जैसे वलयाकार आकृति है, कोई उच्चावच है, पहाड़ी क्षेत्र है, उस पहाड़ी क्षेत्र से रिवर्स निकलते हैं। जैसे कि मानो कि ये हमने एक पहाड़ी क्षेत्र बनाया। ठीक, ये पहाड़ी क्षेत्र है। इस पहाड़ी क्षेत्र से जो नदियां निकलेंगी, जैसे कि ये रिवर निकली, ऐसे ही इसके चारों तरफ कुछ रिवर निकलेंगी, है ना? ऐसे रिवर निकल रही हैं। तो ये क्या कर रही हैं? ये रिवर जो निकल रही हैं, ये आर्य प्रतिरूप बना रही हैं। बेहतर एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा अमरकंटक में। ठीक, कहाँ मिलेगा इसका एग्जाम्पल? अमरकंटक क्षेत्र में मिल जाएगा। जैसे कि नर्मदा है, सोन है, जोहिला है, इस तरह वैनगंगा है, कई नदियाँ इधर उधर प्रवाहित होती हैं। तो ये आप एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हैं। जैसे हम लिख दे, मान लो नर्मदा रिवर, वैनगंगा रिवर। ठीक, वैनगंगा रिवर। ठीक, इसी तरह सोन रिवर या महानदी रिवर, कोई भी रिवर लिख सकते हैं आप। तो ये क्या कर रही हैं? ये प्रतिरूप बना रही हैं। समझ आ रही बात?
तो इस तरह के प्रतिरूप आपको मिलेंगे। और भी बहुत सारे प्रतिरूप हैं, तो इन मेन प्रतिरूप को आपको याद रखने हैं। ठीक, अब एक प्रतिरूप और लिखें, सुपर इम्पोज्ड रिवर, जिसे बोलते हैं अध्यारोपित नदियां। ठीक, सुपर इम्पोज्ड रिवर पैटर्न, अध्यारोपित। कौन सी है? अध्यारोपित। अध्यारोपित प्रतिरूप। ठीक, इस बात को आपको याद रखना। अब इसमें क्या होता है कि ये भी संरचनीय आधार पर ही प्रवाहित होती हैं, लेकिन इनमें एक रीज़न है कि जैसे मानो कि ये सरफेस है, ठीक, इसके नीचे की कुछ आकृतियां, जैसे कि ये दूसरी आकृति है, ये चट्टानी आकृति है। ठीक, तो ये रिवर यहाँ से काटेगी इसे। जैसे इसे मान लो कि ये काटना शुरू की, यहाँ से रिवर प्रवाहित हो रही, तो काटेगी, इसको काटेगी, यहाँ भी काट लेगी, नीचे का स्थान भी काटी, फिर ऊपर आई, फिर नीचे का स्थान काटी, फिर प्रवाहित हुई। तो ये क्या कर रही है कि इसके नीचे ऊपर के क्षेत्र को भी काटती। तो यानी कि जैसी संरचना ऊपर ये बनी है, वैसी ही संरचना नीचे भी बन गई। उसी को हम सुपर इम्पोज्ड रिवर बोलते हैं। यानी कि ये जो नदियां हैं, ये भी आपको प्रायद्वीपीय क्षेत्र पर मिलेंगी। तो इसका अगर हम उदाहरण बताएं, उदाहरण अगर लिखें आप, तो लिखें सोन रिवर, दामोदर रिवर, ऐसे ही चंबल रिवर। ठीक, और भी हैं, जैसे तापी रिवर है, एक्सेट्रा कर लें आप, है ना। तो इस तरह करके आपको अनेक नदियां मिलेंगी। तो आज हम लोगों ने पैटर्न के बारे में समझा है। कल से हम लोग रिवर के बारे में पढ़ेंगे, एक एक रिवर को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और साथ ही साथ आप ये ज़रूर बताएं कि आपकी क्लासेस कैसी लगती हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।